हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही लिए हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, वो है द डायपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे हम दो चीज निकालेंगे, फील्ड का मैग्नीट्यूड यानी बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और इस डायपोल का जो इस फील्ड में है उसका मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है ये हम निकालेंगे। तो देखिए, हम जानते हैं कि कोई मैग्नेटिक डायपोल को अगर एक्सटर्नल फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया जाए तो उस पर एक टॉर्क लगने लगता है। तो अगर हम उस टॉर्क को टाउ द्वारा दिखाते हैं तो उसका वैल्यू होता है m क्रॉस b। ये टॉर्क चाहता है कि मैं उसको ले आऊं, फिर मैग्नेटिक मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले आऊं, इसलिए इसको रिस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। यानी हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है? तो जैसे मान लीजिए कि हम इधर करते हैं ये डायपोल को, ये है आपको एक मैग्नेटिक डायपोल, मतलब ये मैग्नेटिक निडल है तो मैग्नेटिक डायपोल है। सपोज कि हम इसको घुमाते हैं ऐसे करके तो हमको वर्क करना पड़ता है। और क्यों वर्क करना पड़ता है? तो ये रिस्टोरिंग हम देते हैं टॉर्क इधर घुमाने के लिए, ये फील्ड के कारण जो है रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है वो उल्टा डायरेक्शन में। ठीक उसी तरह जैसे मान लीजिए कोई वेट को हम जमीन पर से ऊपर उठाते हैं, मास को, तो हम वर्क करते हैं और हमारा फोर्स ऊपर की ओर लगता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की ओर लगता है। हम पॉजिटिव वर्क करते हैं तो वो निगेटिव वर्क करता है। बिल्कुल उसी टाइप की बात समझिए कि जब ये मैग्नेटिक निडल यानी मैग्नेटिक डायपोल को हम फील्ड से इस डायरेक्शन में रोटेशन करते हैं तो हम वर्क करते हैं, और जो टॉर्क लगाते हैं उसको कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। हम जो टॉर्क लगाते हैं इसको घुमाने में, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उसको फिर अपने पोजीशन में लाने में बिल्कुल उल्टा टॉर्क, हमारे टॉर्क के बराबर टॉर्क लगाता है, और वह टॉर्क हो गया रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोर माने अपना ओरिजिनल पोजीशन में लाना। मान लीजिए पहले ये नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, यानी डायपोल मोमेंट जो है m और v दोनों एक डायरेक्शन में है, इस तरह है। मान लीजिए ये निडल, हम इसको इसी पोजीशन में ये आराम से रहना चाहता है, दोनों जब एक डायरेक्शन में रहता है, क्योंकि उस समय मिनिमम एनर्जी होती है जो बाद में आपको यहाँ बताया गया है। अब हम अगर घुमाना चाहते हैं तो हमको वर्क करना पड़ रहा है। मान लीजिए थीटा एंगल से मैंने घुमाया तो हमारा टॉर्क मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, और रिस्टोरिंग टॉर्क जो m क्रॉस b है ये आपको लगेगा क्लॉकवाइज। धीरे धीरे हम करेंगे तो इक्वल मतलब जो टॉर्क लगाएगा ये फील्ड। तो देखिए, हम इससे बोले कि दो बात निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का कितना वैल्यू है और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी डायपोल का कितना है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग देखें। तो देखिए,
तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो हमारा बोले डिफ्लेक्ट जो हम करते हैं वो टाउ बराबर होगा आई अल्फा। आप 11th क्लास में रोटेशन चैप्टर में पढ़े होंगे कि टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा, जहां आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डायपोल यानी मैग्नेटिक नीडल, और अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क का वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड आई अल्फा। अल्फा को तो आप लिख सकते हैं d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर, d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर, और करस्पॉन्डिंग जो फील्ड लगाएगा रिस्टोरिंग टॉर्क उसका फार्मूला तो हम पहले से जानते हैं। उसको वेक्टर को अगर आप तोड़ दीजिए तो होगा mv sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन m एंड b। यहाँ लेकिन माइनस साइन दे दिया गया है, यानी माइनस mv sin थीटा। माइनस इसलिए दिया गया है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का उल्टा लगता है रिस्टोरिंग टॉर्क, इसीलिए डायरेक्शन उल्टा होने के कारण यहाँ माइनस साइन आपको देना पड़ेगा। जब हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को इक्वेट करेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क से तो दोनों चूंकि अपोजिट है एक दूसरे का, इसलिए आपको यहाँ माइनस देना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये जो है ये तो SHM का इक्वेशन नहीं है, क्योंकि साइन थीटा है इसमें। तो साइन थीटा का तो माने होने से वो SHM नहीं होगा। SHM इसको हमको बनाना है तो क्या संभव है, तो थीटा को आप स्मॉल डिफ्लेक्शन दीजिए, स्मॉल डिफ्लेक्शन। तो थीटा जब स्मॉल हो जाएगा तो साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, यानी उस समय हो जाएगा माइनस mv थीटा। कंडीशन इज इफ थीटा इज स्मॉल। हाँ, अब हो गया, देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब हो गया ये वाला इक्वेशन आपको आई d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर, जब आप लिखेंगे माइनस mv थीटा तब होगा SHM का इक्वेशन। इसीलिए हमने कहा कि ये SHM का इक्वेशन है। देखिए यहाँ दिस इज SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ, तो इसमें क्या है आई d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर में आई को इस साइड कर दीजिए तो एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन बच गया d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर इजकल टू माइनस mv आई इंटू थीटा। m भी कांस्टेंट, b भी कांस्टेंट, i भी कांस्टेंट। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आप कह सकते हैं। तो आप अगर 11th क्लास का रोटेशन वाला चैप्टर याद कीजिएगा तो ये होता है ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, जो डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीपल्स रहता है माइनस साइन के साथ में, तो वह होता है ओमेगा स्क्वायर, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। तो दिस इज SHM एंड गिव ओमेगा स्क्वायर। आप इसको लिख दीजिए mv बाय आई, इससे ओमेगा निकाल लीजिए, रूट ओवर कर दीजिए, और उसके बाद टाइम पीरियड ओमेगा से निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई बाय ओमेगा, और टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई और बाय ओमेगा है, इसलिए आई ऊपर चला गया mv नीचे। तो ये टाइम पीरियड
ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सब आप समझ गए। और फ्रीक्वेंसी भी अगर निकालना चाहते हैं तो 1/t करके आप निकाल सकते हैं। खैर, हमारा पर्पस कुछ और है। दोनों साइड हमारा पर्पस है B निकालना। B मैग्नेटिक फील्ड B कितना कैसे निकलेगा, क्योंकि हम लोग जो फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींचे थे पैटर्न, तो वो तो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देता है कि यहाँ ज़्यादा फील्ड है तो यहाँ कम फील्ड है, लेकिन कितना है फील्ड, ये फील्ड निकालने के लिए ही ये एक्सपेरिमेंट किया गया है इस तरह से। ठीक है, तो टी स्क्वायर कर दीजिए, टी स्क्वायर 4π² I/mv, और इससे b निकाल लीजिए, b होगा 4π² I/mt²। यहाँ सब मालूम है, इस 4π² कांस्टेंट, I मतलब हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लीजिए वो मालूम है, और m आपको m हो गया mv, स्मॉल लिखिए mv, डायपोल मोमेंट। अच्छा, टी टाइम पीरियड, ये सब चीज़ आप मालूम हो जाता है तो ये b का वैल्यू निकल जाएगा। तो कहने का मतलब हम लोग b का वैल्यू मन मैग्नीट्यूड निकाल लिए, कि उसका फार्मूला निकाल लिए कि कैसे b को हम निकाल सकते हैं। ये सब चीज़ टाइम ऑफ ऑसिलेशंस मालूम हो, बकिया चीज़ तो और फिक्स है, तो आप निकाल सकते हैं b का वैल्यू। तो ये हो गया पार्ट। दूसरा पार्ट अब क्या निकालना है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मान लीजिए um। तो आप तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला रोटेशन में पढ़े हैं कि वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है टाउ डी थीटा, और टाउ है आपका mv साइन थीटा डी थीटा। इसमें लिमिट मैंने दिया है θ0 टू थीटा। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन कोई रखिए, मान लीजिए θ0, और उसके बाद वहाँ से घुमाइए, आ गया थीटा पर, θ0 टू थीटा। उसी बीच में हमको कितना वर्क डन हुआ या उस समय क्या उसका पोटेंशियल एनर्जी है निकलेगा। जनरल वैल्यू लिए हैं, मान लीजिए इनिशियल एंगल है θ0 और फाइनल एंगल है थीटा, तो टाउ डी थीटा को आप इस लिमिट के बीच में इंटीग्रेट कीजिए। टाउ का वैल्यू रख दीजिए mv साइन थीटा उधर से, और डी थीटा, mv बाहर कांस्टेंट है, साइन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, और लिमिट θ0 टू थीटा, इसको सॉल्व कर दीजिए, हो गया mv कॉस θ0 माइनस कॉस थीटा। यहाँ लिख भी दिए हैं हम, ये जो um लिखे हैं ये क्या है, um is the work done by external torque, that is umw है, माने वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क। एक्सटर्नल टॉर्क क्या, हम जो टॉर्क लगा के घुमाते हैं या कोई चीज़ जो घुमाता है फील्ड में, तो वर्क डन आपको निकल जा सकता है, um के बदले w डाल दीजिए, mv cos थीटा माइनस cos θ0 माइनस cos थीटा। कभी कभी पूछा जा सकता है कि इस एंगल से इस एंगल तक डायपोल को घुमाने में कितना वर्क डन किया जाएगा बाय एक्सटर्नल फोर्स, इसीलिए मैंने इसको बॉक्स कर दिया कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। हाँ, अब आइए, अब है हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना। तो ये तो बार बार इस पॉइंट को कहा जाता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी
डिफरेंस हम लोग मालूम कर सकते हैं और उसके लिए एक रिफरेंस पोजीशन माना जाता है। तो मान लीजिए शुरुआती एंगल थीटा नॉट को अगर मैं मान लूं 90 डिग्री, यानी उस समय डायपोल ऐसा रहेगा, ये क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक नीडल ऐसे खड़ा रहेगा, यानी बी से 90 डिग्री बनेगा, उसी को रिफरेंस पोजीशन मानिए। तो जब उस समय मानिएगा तो कॉस थीटा नॉट मतलब कॉस 90 यानी 0, तो इस वैल्यू में कॉस थीटा नॉट को 0 डालिएगा तो ये खत्म हो गया टर्म, और वर्क डन या UM आपको बराबर हो गया -mv cos थीटा, स्केलर वैल्यू में -mv cos थीटा। और इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि m भी वेक्टर b भी वेक्टर, और थीटा जो है m और b के बीच का एंगल है, तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं माइनस वेक्टर m डॉट वेक्टर b। इसीलिए इसको फाइनली बॉक्स कर दिए स्केलर और वेक्टर दोनों इक्वेशन लेकर के। तो ये का भी आपको निकल गया मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका थोड़ा स्पेशल केस भी देख सकते हैं। स्पेशल केस में पहले लीजिए कि थीटा मान लीजिए 180 डिग्री होता है, -mv cos थीटा है ना, थीटा मान लीजिए 180 डिग्री यानी एंटी पैरेलल, यानी मैग्नेटिक फील्ड इधर है और डायपोल मोमेंट एकदम उल्टा है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तब क्या होगा, तो UM का वैल्यू हो जाएगा cos 180 -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस, यानी UM हो जाएगा MV। तो ये MV मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी का जब एंटी पैरेलल रहता है, इसीलिए मैक्सिमम एनर्जी जब है, इसीलिए ये उस समय में डायपोल जो है मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन में है। कहने का मतलब ये देखिए ठीक से, मान लीजिए ये है B और ये है M, B इधर M इधर, तो मोस्ट अनस्टेबल क्यों कहा जाता है कि ऐसे पोजीशन एग्जैक्ट है तो रहेगा, लेकिन एक जगह चाहे आप डायपोल को इधर किए या नीचे किए, चाहे ऊपर किए या नीचे किया, धड़ से घूम के चाहे इधर से या इधर से घूम के ये आ जाएगा इस डायरेक्शन में, एकदम अपना मोस्ट स्टेबल पोजीशन में, यानी 0 दोनों के बीच एंगल। वो भी कंडीशन लिए हैं आपको। तो मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन कब होता है, जब डायपोल मोमेंट एंड फील्ड वेक्टर दोनों 180 डिग्री पर यानी एंटी पैरेलल होता है, अनस्टेबल पोजीशन है वो। इफ थीटा इक्वल टू 0 यानी M और B दोनों पैरेलल है, यानी एक ही डायरेक्शन में है, तब देखिए UM माइनस में आ गया, क्योंकि इसमें डालिए ना cos 0 यानी 1, यानी UM बराबर -MV, वहाँ था MV यहाँ है -MV, तो कम हुआ, एकदम मिनिमम एनर्जी हुआ। ये बताता है कि नाउ डायपोल इन मोस्ट स्टेबल कंडीशन। स्टेबल कंडीशन का मतलब ये हुआ मान लीजिए दोनों एक के डायरेक्शन में है, दोनों एक डायरेक्शन में है, B और डायपोल दोनों एक डायरेक्शन में है, तो जरा सा भी डायपोल को ऐसे करके छोड़िएगा, ये आ जाएगा फिर उसी पोजीशन में, चाहे उधर या इधर, फिर आ जाएगा इस पोजीशन में। इसलिए एकदम स्टेबल कंडीशन है। ऊ वाला में क्या था, वो वाला में था कि एक जरा उधर किए तो फिर घूम के आ जाएगा इधर 0 पर, फिर या इधर किए तो इधर आ जाएगा। कहने का मतलब आप मोस्ट स्टेबल
एंड मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन को समझ जाइए। और जब 90 डिग्री पर रहता है तो वो जीरो रहता है उसका पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि cos 90 हो जाएगा जीरो, यानी UM इक्वल टू जीरो। तो एंटी पैरेलल में मैक्सिमम एनर्जी 90 डिग्री पर जीरो एनर्जी और 0 डिग्री पर मिनिमम एनर्जी, यही समझिए। मैं समझता हूँ कि बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो जाता रहेगा। दूसरे को मदद करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह जो भी आपका ग्रुप है उसमें आप भेज दीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।